हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली रेशिमोस इन्फ्लोरेसेंस का हम स्टडी कर रहे थे। अब हम इसमें साइमोस की स्टडी करेंगे। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है ना, खास तौर से उसके टाइप्स। तो टाइप ऑफ साइमोस, टाइप्स ऑफ साइमोस। ये है ससीमाक्षी, है ना। इस पर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ससीमाक्षी, इसमें जो मुख्य अक्ष है उसका जो अंतिम सिरा है वो एक पुष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए कहीं ना कहीं उसके जो पीछे का नोड है वो एक्टिव होता है और वो फिर नए पुष्पों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें जो टाइप हैं वो खासतौर से तीन हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि सोलेनेसी फैमिली में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है और वो भी मोनोकेशियल साइम, इसका जो प्रकार है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने डाइकेशियल साइम का बाकायदा डायग्राम भी आपको दिखा रखा है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो टाइप ऑफ साइमोस, या कह सकते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार। ओके, तो सबसे पहला लेते हैं, वो है मोनोकेशियल साइम। मोनोकेशियल साइम, है ना, इसे हम हिंदी में कहते हैं एकल, एकल ससीमाक्षी, ससीमाक्षी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, एक्चुअली एकल क्या, जैसे एक सिरा है, अंतिम सिरा, उस पर एक पुष्प बन गया, और एक पुष्प बन गया तो फिर अब दूसरा पुष्प कहाँ से बनेगा, तो नीचे का जो नोड है, निचला जो नोड है, उससे सिर्फ एक ही पुष्प बनेगा। अगर दो बनेंगे तो फिर डाइकेशियल हो जाएगा, दो से ज्यादा होंगे तो फिर पॉलीकेशियल हो जाएगा, और अगर एक बनता है तो मोनोकेशियल, है ना। तो कह सकते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पुष्प में परिवर्तित होता है, पुष्प में परिवर्तित होता है, होता है। अतः पिछला जो नोड है, अतः पिछला नोड भाग पुष्प उत्पन्न करता है, पुष्प उत्पन्न करता है। पिछला नोड भाग एक पुष्प उत्पन्न करता है, एक पुष्प उत्पन्न करता है, करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये मोनोकेशियल साइम में क्या देखोगे आप, ये रहा, ये स्टेम है, यहाँ एक फ्लावर जनरेट हुआ है। अब इसका जो बैक साइड का नोड है वहाँ से एक नया पुष्प बनेगा, ऐसे, है ना। इसके बाद में ये बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं ये ओल्ड फ्लावर हो जाएगा, ओल्ड फ्लावर, और ये है यंग फ्लावर, यंग फ्लावर, और ये कहलाएगा मोनोकेशियल साइम, है ना, मोनोकेशियल साइम। और ये पाया जाता है सोलेनेसी कुल के सदस्य में, खासतौर से मकोई में, है ना। है ना, तो इसे क्या कहोगे, एकल ससीमाक्षी। इसकी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति सोलेनेसी कुल के सदस्यों में होती है, सोलेनेसी कुल के
सदस्यों में होती है। लो भाई ये हो गया है। अब हम ले चलते हैं आपको डाइकेशियल साइन में। दूसरा टाइप है इसका डाइकेशियल साइन। इसका मतलब क्या? द्विससीमाक्षी पुष्पक्रम, द्विससीमाक्षी पुष्पक्रम, ठीक है। ये डाइकेशियल साइन, इसमें क्या होगा? ओब्वियसली जो मेन एक्सिस है वो जो अपन ने इन्फ्लोरेसेंस जब स्टडी किया है तब ससीमाक्षी में जो डायग्राम बना है वो एक्चुअली एनसीईआरटी का है और वही इसमें यूज होता है। तो ये एक ओल्ड बड़ा सा फ्लावर जनरेट हुआ है, बैक साइड में यहाँ से एक और दो साइड पुष्प का निर्माण होगा कुछ इस तरीके से, ठीक, ऐसे ऐसे। अब ये भी ब्लॉक कर दिए तो इसका जो नोड होगा बैक साइड वाला वो एक फिर से न्यू फ्लावर को जनरेट करेगा। अभी ये बड कंडीशन में आपको नजर आ रहा है। तो 1 2 then 3 then 3 then 3 then 3, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डाइकेशियल साइन। कह सकते हैं जब पुष्पीय अक्ष का पिछला नोड भाग, नोड या पर्व संधि भाग युग्म में पुष्पों को निर्मित करता है। क्लियर? उदाहरण क्या हो जाएगा? चमेली में कभी ध्यान से देखना, ऐसा ही होता है। चमेली, जैस्मीन है ना, जैस्मीन। क्लियर? बोगेनविलिया में भी ऐसे ही होता है। किसमें? बोगेनविलिया ये ऐसे। तो ये हो गया डाइकेशियल। अब एक होता है इसका पॉलीकेशियल साइन, तो इसे बस समझ लें। अब पिछला नोड है तो यहाँ से जब दो से ज़्यादा पुष्पों का निर्माण हो, दो से ज़्यादा से मतलब है कि वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कैलाट्रोपस प्रोसेरा, मतलब आँख, जो आंकड़ा कहते हैं, हमें चारों तरफ ये मिल जाता है ना। तो कह सकते हैं पॉलीकेशियल साइन। आप तो बस इतना याद रखना, पॉलीकेशियल साइन पुष्पक्रम कैलोट्रोपस प्रोसेरा मतलब आँख में उपस्थित, ठीक है। आँख, कैलोट्रोपस प्रोसेरा आँख में उपस्थित होते हैं। क्लियर? ये चीज, तो ये कहीं ना कहीं साइमोस के टाइप है, हमें इतना याद रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने इनके टाइप पर कोई फर्दर डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और हमें इसको
समझना ही होगा। अब हम कुछ स्पेशल पुष्पक्रम पढ़ाते हैं। इससे इस साल नीट में क्वेश्चन बना है ना, तो सम स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस लगभग यहाँ से अक्सर आ ही जाता है, खास तौर से कैपिटुलम पुष्पक्रम। तो अपने मॉड्यूल में भी है, 3 टाइप के हम लोगों ने स्पेशल की कैटेगरी में रख रखा है। तो सम स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, कुछ विशिष्ट पुष्पक्रम, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक, इसे कहते हैं साइथियम पुष्पक्रम। पुष्पक्रम साइथियम या कटोरिया कहते हैं हिंदी में, कटोरिया, क्योंकि कटोरी जैसा दिखता है, कटोरिया पुष्पक्रम। क्लियर? अब ये क्या है, कैसा है, जरा देखना। ये कुछ इस तरीके का है, ऐसे। यहां इसमें नेक्टर पाए जाते हैं, लाइक दिस, ओके, ऐसे। अब इसके जो सेंटर होता है, इसमें हमें एक ही फीमेल फ्लावर नजर आता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इनमें, ऐसे, लाइक दिस, दिस इज फीमेल फ्लावर। और अब इसके अंदर यहां पर हमें मिलेंगे मेल फ्लावर, क्या, ऐसे, ये। तो ये तो हो गया फीमेल फ्लावर। क्या, ये कौन है, दिस इज फीमेल फ्लावर। क्लियर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इसमें प्रेजेंस होते हैं। और ये हो गई नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है मकरंद ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि, ग्रंथि, ठीक, ऐसे। और ये कौन है, दिस इज मेल फ्लावर, और ये कहलाएगा साइथियम पुष्पक्रम। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि विच इज द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर इन साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, या फिर इसका एक खास प्लांट है उसी में ये पाया जाता है, और उसका नाम है यूफोरबिया पल्चेरिमा। तो इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है? उदाहरण के नाम पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल, यूफोरबिया, यूफोरबिया पल्चेरिमा, पल्चेरिमा, यूफोरबिया पल्चेरिमा पुष्पों पे पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेल एंड फीमेल का रेशो होता है, वो मेल एंड फीमेल रेशो होता है फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, ठीक है। तो फीमेल तो होता है 1 रेशो मैनी, है ना। मेल फ्लावर इसमें अनेकों हैं और फीमेल फ्लावर की संख्या एक ही है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर इस साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है, यूफोरबिया पल्चेरिमा पाया जाता है। इसको लाल पत्ती पौधा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अपर जो लीव्स होती हैं वो इसमें अट्रैक्शन का काम करती है।
वो जैसे जैसे पेटल्स एक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, वैसे इसकी लाल पत्तियां काम करती हैं, बाद में फिर वो हरी हो जाती है ना। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे जिसका नाम है क्या, वो है काफी इंपॉर्टेंट है और वो है कैपिटुलम, मुंडक पुष्पक्रम। इसे ध्यान से समझना। मुंडक पुष्पक्रम कौन? मुंडक, कैपिटुलम, मुंडक पुष्पक्रम। ठीक है, कैपिटुलम एक्चुअली होता क्या है, आप कभी गेंदा या सूरजमुखी के फूल को लेना और उसके जो ऊपर जो दिखते हैं आपको फ्लोरेट्स, उनको हटाना, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये इसमें जो गेंदे में हरा जो आपको बाहर नजर आता है वो उसका कैलिक्स नहीं है, वो एक्चुअली कुछ और है। इसे हम इनवॉल्यूकर नाम देते हैं। क्या देते हैं? इनवॉल्यूकर, ऐसे। अच्छा जी, अब इसमें ये फ्लावर जनरेट होते हैं लाइक दिस। मैं बना आपके सामने इसलिए रहा हूं जिससे कि आप चीजों को समझें सही से। ठीक है, ये एक बाहर की तरफ चला जाता है, यही इसकी सुंदरता बनता है ना। और ऐसे ठीक, ऐसे। इस तरीके से बहुत सारे फ्लोरेट्स प्रेजेंस होते हैं एक पुष्पक्रम में। एक्चुअली गेंदा का जो आपको फ्लावर नजर आता है वो फ्लावर नहीं है, वो इन्फ्लोरेसेंस है। ये इसमें आपको दिख जाएंगे स्टिग्मा, इसे बाइफिड स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये, तो इसमें क्या क्या है ये तो है इनके क्या, ये है इनका रे फ्लोरेट, ऐसे। ये है रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, इसी को कहते हैं अर्पुष्पक, अर्पुष्पक। क्लियर? ऐसे अर्पुष्पक, ये साइड वाले कायदे से अर्पुष्पक जो है ज़ाइगोमॉर्फिक नेचर के होते हैं। मॉर्फिक, ये शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो बीच वाले होते हैं ये इसमें सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये तो किनारे वाला हुआ, ये इसे कहते हैं डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, इसे कहते हैं बिंब पुष्प, बिंब, बिंब पुष्प, पुष्पक एक तरीके से होता है, मतलब ये पूरे छोटे छोटे होते हैं तो इन्हें फ्लोरेट नाम दिया जाता है। क्लियर? और इसमें पाई जाती है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर? और ये है कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर, कैपिटुलम
इन्फ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर, सूरजमुखी। आपको थोड़ा इतना तो इंग्लिश आना चाहिए ना, इसे सूरजमुखी कहते हैं, सूरजमुखी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में ज़्यादातर थोड़े से टर्म इंग्लिश के आते हैं, है ना। ये और इसे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इनवॉल्यूकर, इनवॉल्यूकर। तो इनवॉल्यूकर नाम से इनवॉल्यूकर नाम से जाना जाता है ना। अब इसमें और भी कुछ खास बातें बताई जा सकती हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है और हमारे लिए काम की है। अब रे फ्लो रेट को एक्चुअली एक बार अपन डिटेल में समझना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये अर्पुष्पक से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो देखें जरा, ये है अर्पुष्पक, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं एक को डिटेल में बता रहा हूँ, क्लियर, जिससे कि बात समझ में आ जाए। ये कौन है, ये इसका सीड है, सीड कह लो या फ्रूट कह लो, सिप्सेला। ये अब ये हो गए इसके बाइफिड स्टिग्मा, क्लियर। अब यहाँ कुछ आपको खास स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेपस। क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज कॉल्ड पेपस, ठीक है। ये किसके रूपांतरण है, कैलिक्स के रूपांतरण, कैलिक्स के रूपांतरण, ये पेपस है। और ये मदद करते हैं इस बीज के वितरण में, बिल्कुल एक हवाई जहाज का जो ऊपर होता है ना फ्लोटर, उनकी तरह काम करते हैं। जब हवा आती है तो ऐसे घूमते हुए ये बीज को दूर तक ले जाते हैं, है ना। ये इसका हो जाएगा सीड या फ्रूट, ऐसे। और ये है इनके पेटल, कोरोला, हाँ दल पुंज है ये, दल पुंज। और ये है इसका स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा, क्लियर। और कैसा है ये, बाइफिड। अच्छा, ये स्ट्रक्चर किसका है, अर्पुष्पक की संरचना, अर्पुष्पक की संरचना, ठीक है। ये पुष्प क्रम में किनारे की साइड पर पाए जाते हैं, आउटर सरफेस में, है ना, इस तरीके से यहाँ पर होता है। डिस्फ्लोरेट बीच में पाए जाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है, क्लियर। अब हम इसमें एक और पुष्पक्रम है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, उसमें चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। आप इन्हें बना लें तो बुरा नहीं है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है पार्ट ये, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम, थोडियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम। तो इसमें क्या होता है, ये बरगद में पाया जाता है, ऐसे आपने रेड रेड फ्रूट उसके देखे होंगे बरगद के, क्लियर। कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पर पाए जाते हैं मादा पुष्पक, ठीक, और यहाँ पाए जाते हैं स्टेराइल ऐसे, और ये पाए जाते हैं ये लाइक दिस, है ना। और इसमें एक इंसेक्ट भी पाया जाता है ऐसे, तो ये कहलाता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ये तो हो गए मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, ठीक है। और ये हो गए वंध्य पुष्प, वंध्य पुष्प, वंध्य पुष्प से मतलब है स्टेराइल, ये फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेंगे, है ना। स्टेराइल flower and this is called female flower, है ना। इसका पोर है, ये इंसेक्ट है इंसेक्ट इंसेक्ट किसके लिए है? कीट परागण, कीट परागण इसमें हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? उपस्थिति ये एक तो अंजीर में पाया जाता है, अंजीर सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इकोलॉजी में इसका डायग्राम भी बना हुआ है ना। अंजीर को क्या कहते हैं? फिग, ठीक। और दूसरा बरगद, बरगद का मतलब क्या? बेनियान ट्री, बेनियान ट्री, ठीक है। इसमें इसकी उपस्थिति पाई जाती है 2 जगह, हालांकि पीपल में भी होता है ये, है ना। पीपल, एक पाखर शब्द आता है, पाखर कभी सुनी हो तो, उसमें भी इसकी प्रेजेंस पाई जाती है। लास्ट में एक होता है, अपने मॉड्यूल में दिया है वर्टिसिलास्टर। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ कि वर्टिसिलास्टर कहाँ पाया जाता है। तो वर्टिसिलास्टर की जो उपस्थिति है वो एक्चुअली तुलसी में पाई जाती है ना, ऐसे वर्टिसिलास्टर। इन्फ्लोरेसेंस, ठीक, उपस्थिति तुलसी, क्लियर? ऐसे याद रखना। तो ये सारे के सारे इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट पुष्प की ओर, फ्लावर। नेक्स्ट हेडिंग रिलेट विथ फ्लावर। पुष्प क्या है? फ्लावर, पुष्प, ठीक। पुष्प एवं फल की उपस्थिति आवृत बीजी पौधों, आवृत बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण होता है, का विशिष्ट लक्षण माना गया है।
मतलब एंजियोस्पर्म में ही ये आपको पुष्प देखने को मिलेंगे और फल देखने को मिलेंगे, बाकी किसी प्लांट में फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे प्रजनन अंग माना जाता है, इसे प्रजनन अंग माना जाता है। ठीक, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक, ऐसे पुष्प किससे मॉडिफाई हुआ है? पुष्प को प्ररोह का रूपांतरण माना जाता है, प्ररोह का रूपांतरण माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, ऐसे तो ये कहीं ना कहीं एक्चुअली प्ररोह, प्ररोह से मतलब है ये ऐसे, ये एक तना है। ठीक है जी, तने पर क्या बनेंगी? पत्तियां बनेंगी, और ये नोड इंटरनोड अगर कंडेंस कर दिए जाए, संघनित हो जाए, दिस इज कॉल्ड प्ररोह। क्लियर? और ये नोड इंटरनोड जब कंडेंस होते हैं तो एक्चुअली क्या बनता है? बनता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम पुष्पासन या थैलेमस का नाम देते हैं। और इस पर क्या होते हैं? सबसे जो ऊपर की पत्तियां हैं वो गाइनोसियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसके नीचे वाली ये पत्तियां, मतलब ये कन्वर्ट हो गई गाइनोसियम में, ये स्टेमन, ये यहाँ स्टेमन में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? ऐसे, और फिर ये नेक्स्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो गई आपके पेटल्स में। इज दैट क्लियर? और फाइनली जो लोअर मोस्ट लीफ है वो कन्वर्ट हो गई इसके कैलिक्स में। ठीक, तो ये कैलिक्स में, ये कोरोला में, ये स्टेमन में, और ये गायनोशियम में। कब? एक्चुअली जब अग्रस्त विभज्यों तक जो होता है ना तने में, उससे पत्तियां बनती हैं। अब अगर इसके नोड इंटरनोड, ये कौन है? इसे तो हम कहेंगे इसका नोड, और ये भाग कहलाया जाएगा इंटर नोड, है ना। ये संगठित हो गए तो क्या बन गया? ये थैलेमस बन गया, थैलेमस। क्लियर? ये अब ये बन गया। तो अब ये जो सारे नोड हैं वो इस पुष्पासन में होंगे। अब यही नोड बिना दिखे अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में, अविभेदित रूप में पुष्प के अलग अलग अंगों का निर्माण करता है। तो ये तो हो जाएगा गाइनोसियम, गाइनोसियम मादा पुष्प प्रजनन अंग। ये है स्टेमन, या हम कहें तो एंड्रोशियम, एंड्रोसियम। क्लियर? और ये है कोरोला, दिस इज कॉल्ड कोरोला, एंड दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। व्हाट? कैलिक्स। और ये है थैलेमस, और ये क्या कहलाएगा? दिस इज पुष्प, यानी कि फ्लावर। क्लियर? तो कह सकते हैं, वैसे तो ये अपनी एनसीईआरटी ने पुष्पक्रम वाले हिस्से में एक्सप्लेन किया है ना, तो प्ररोह से मॉडिफाई है। एम्ब्रियोलॉजी में भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो कह सकते हैं अग्रस्त विभज्यों तक,
ज्योतक, पुष्पीय विभज्योतक में बदलता है, पुष्पीय विभज्योतक में परिवर्तित होकर पुष्प के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है, अंगों का निर्माण करता है। ठीक, अंगों का निर्माण करता है। इज दैट क्लियर? ये चीज तो ये अब हम कुछ शब्दावली यहाँ स्पेशली पढ़ेंगे पुष्प संबंधी। जैसे ब्रैक्ट क्या होता है, सहपत्र बोलते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, जाइगोमॉर्फिक क्या होते हैं, ये सारे शब्द हमें यहाँ स्टडी करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट उसी हेडिंग में चलते हैं। तो पुष्प से संबंधित शब्दावली, पुष्प से संबंधित शब्दावली। पुष्प से संबंधित शब्दावली। टर्मिनोलॉजी रिलेट विथ फ्लावर। तो सबसे पहला टर्म आता है ब्रैक्ट, इसे हम कहते हैं सहपत्र, ब्रैक्ट। ओके, तो ब्रैक्ट होता क्या है? ब्रैक्ट एक्चुअली ये होता है, ये एक तना है और यहाँ एक पुष्प का निर्माण हुआ, ये ऐसे है ना, सिंपल सा पुष्प बना दो। ठीक है, ऐसे। अब अगर इसके, ये थैलेमस हो गया, ये बेस हो गया, इनके बीच में कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो ब्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रैक्ट। कोई रोमनुमा, पत्तीनुमा, ये सब कुछ अगर ऐसी कोई संरचना है, मतलब वृंत के आधार जो कि तने से रिलेटेड कनेक्ट करता है और पुष्पासन के बीच में, है ना। काफी खास शब्द है ये, पुष्पासन तथा वृंतीय आधार के मध्य रोमनुमा, पत्तीनुमा, पेटलनुमा संरचना सहपत्र कहलाता है, सहपत्र कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी आर। किससे? बी आर लिख देते हैं, है ना। लिलिएसी कुल के सदस्य में उपस्थिति कहाँ होगी? लिलिएसी कुल के सदस्यों में लो भाई। ठीक, ये। और अगर नहीं है तो इब्रैक्टिएट कहलाएगा। ये खास इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिलिएसी फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला बताया है उसकी स्टार्टिंग में बी आर लिखा हुआ है। अच्छा,
अब ई ब्रैक्टिएट जिसमें नहीं है, ब्रैक्टियोलेट एक्चुअली एक पुष्प के रेस्पेक्ट में अन्य पुष्प की जो व्यवस्था होती है उसे ब्रैक्टियोलेट भी कहा जाता है ना। ब्रैक्टियोलेट टर्म ज़्यादा आपके काम का नहीं है, एनसीईआरटी में इसमें डिस्कशन नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे, एक संपूर्ण पुष्प होते हैं, एक अपूर्ण पुष्प होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण इनकम्प्लीट पुष्प, ठीक है। जब कोई पुष्प अंग पुष्प में अनुपस्थित होता है, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो सब के सब इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि उनमें एक ही सेक्स होता है, तो ऑब्वियसली वो इनकम्प्लीट हो गए। कंप्लीट का मतलब क्या होगा, जिसमें सारे पुष्प अंग उपस्थित हो। ये अब एक होता है कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण, कंप्लीट। कंप्लीट फ्लावर पुष्प, है ना। तो इनके सीधे सीधे नाम लिख लो, जैसे सरसों है, सरसों, धतूरा, सोलनेसी हो जाएगी। उसके बाद में गुड़हल, लिली, तो ये सब कहीं ना कहीं पूर्ण पुष्प कहलाएंगे, है ना। अब आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट आप मान के चलना। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब इनमें एक ही सेक्स मौजूद हो, या तो वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। मेल होगा तो मेल फ्लावर कहलाएगा, फीमेल होगा तो फीमेल फ्लावर कहलाएगा, ठीक है। जब पुष्प में कोई एक प्रजनन अंग उपस्थित, ठीक। कोई एक प्रजनन अंग होगा तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा, है ना। तब यह नर का साइन ऐसा होता है, नर पुष्प अथवा मादा पुष्प कहलाते हैं।
ठीक है, ऐसे। अब उदाहरण के नाम पर जैसे पपीता, अरंडी, कैस्टर बोलते हैं इसे, ठीक, नारियल, है ना, और वो होते हैं खजूर। इसके बाद में आपने कहाँ देखे, यूफोर्बिया पल्चेरिमा, बरगद, इसमें भी एक लिंगी है, अंजीर एक लिंगी है, और फिर आपका यूफोर्बिया पल्चेरिमा, यूफोर्बिया पल्चेरिमा में एक लिंगी है। क्लियर? पपीता, अरंडी, नारियल, खजूर। अच्छा, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों में भी आपके होता है खीरा, ककड़ी, करेला आदि। ठीक, तो इन्हें आप याद रखना, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि बाकी बाइसेक्सुअल हैं, तो बाइसेक्सुअल तो मेजोरिटी में पाए जाते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, आपको ये याद रखना। क्लियर? अब हम चलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। मेजोरिटी में दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होंगे, तो द्विलिंगी पुष्प कहलाए। अब मैं एक खास शब्द में ले चलता हूँ जो एनसीईआरटी में भी है, उसका नाम है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट पुष्प, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक, इसका इंग्लिश शब्द ही याद रखना है। एक्चुअली आपने एनसीईआरटी इंग्लिश को कभी पढ़ना तो आपको ये केंचुए के अंदर ये शब्द मिलता है ना, या फिर 12th की एनसीईआरटी में इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये शब्द मिलेगा, वो है आपका आउटब्रीड डिवाइसेस, है ना, पर संकरण युक्तियां, ऐसा कुछ। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि ये पुष्प तो द्विलिंगी होगा, बाइसेक्सुअल है, बट इसमें कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है कि ये हमेशा पर परागन को ही प्रदर्शित करते हैं या संपन्न करते हैं। क्लियर? जैसे केंचुआ में दोनों प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं, लेकिन जब उसे निषेचन करना होता है तो किसी अन्य केंचुए के साथ में उसे निषेचन करना होता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, है ना। तो यही चीज इसके साथ है, द्विलिंगी है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो कह सकते हैं यह द्विलिंगी पुष्प होते हैं, लेकिन इनमें हमेशा पर परागन मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन संपन्न होता है। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन संपन्न होता है।
ओके, तो ये कहलाते हैं हर्माफ्रोडाइट पुष्प। अब जैसे एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक पुष्प क्या है, उस पर चलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर त्रिज्या सममितीय पुष्प, ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक। इसे रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं, है ना। तो कह सकते हो जब पुष्प किसी भी अक्ष से समान दो भागों में बंटता है, ठीक है, तब इसे त्रिज्या सममिति पुष्प कहते हैं। तब एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प कहा जाता है, जाता है। क्लियर। एक्टिनोमॉर्फिक में आप देखें तो सरसों है, धतूरा है, लिली है, ये कौन कौन उदाहरण के नाम पर? सरसों मतलब ब्रेसिकेसी, मैंने पहले ही कहा कि फैमिली के बेसिस पर आपको स्टडी करनी होगी। दूसरा हो गया धतूरा मतलब सोलेनेसी, ठीक। गुड़हल मतलब आपका मालवेसी, उनमें सब में ऐसा होगा। अब लिली का मतलब हो गया लिलिएसी। अच्छा, वैसे तो मैं लिख चुका हूं, एक बार फिर लिख देता हूं। बिंब पुष्प, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये कोई पूछ सकता है क्योंकि रे फ्लोरेट का जिक्र उसमें है। सनफ्लावर की जगह कोई आपसे गेंदा भी पूछ सकता है। तो ये किसका हो गया, ये कौन सी फैमिली हो गई? कंपोजिटी। क्लियर, ऐसे तो ये कंपोजिटी फैमिली हो गई। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट, मतलब जाइगोमॉर्फिक, है ना। जैसे रेडियल सिमेट्री होती है ना, उसमें एकानोडर्मेटा के सदस्यों में स्टार फिश आपने पढ़ी है, तो वैसे ये गोल सर्कल में होते हैं, इन्हें किसी भी एक्सेस से काटा जा सकता है। तो जब हम लोग फैमिली पढ़ेंगे तब एक बार और अच्छे से इसे समझ लेंगे। जाइगोमॉर्फिक, या हम कहेंगे तो एक व्यास सममितीय पुष्प, एक व्यास सममितीय पुष्प, एक व्यास सममितीय पुष्प, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो इसे आप सिर्फ एक ही अक्ष या एक ही प्लेन से काट सकते हो। तो जब
पुष्प को एक ही अक्ष से समान दो भागों में बांटा जा सकता हो या बांटा जा सकता है। ठीक है, अब एक्चुअली उदाहरण क्या है? उदाहरण है इसका एक तो गुलमोहर, गुलमोहर बहुत सारे हैं। गुलमोहर है, केशिया फिस्टुला है, केशिया फिस्टुला, अमलतास, मटर है, मटर, सैम, कौन होगी? फाबेसी। ठीक, इसमें फाबेसी में। इसके बाद में वो कंपोजिटी में अपन ने देखे थे ना, रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है जी, तो ये भी कंपोजिटी आ गई, कंपोजिटी याद रखना। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि कंपोजिटी कुल को एडवांस माना गया है ना, तो इसलिए कैपिटलम पुष्परम को भी एडवांस मानते हैं, रे फ्लोरेट को भी एडवांस मानते हैं। तो यहाँ पर आप खास तौर से नोट बना के लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? कंपोजिटी कुल, कंपोजिटी कुल को विकसित एडवांस कुल माना जाता है, कुल माना जाता है। अतः मुंडक पुष्पक्रम आदि भी विकसित लक्षण होते हैं। ठीक है जी, ऐसे पूछा जाएगा। मुंडक सबसे एडवांस कैरेक्टर में आता है, और इसमें आपसे एक्चुअली इसमें बेसल प्लासेंटेशन होता है, तो बेसल को भी फिर एडवांस माना जाएगा, बेसल प्लासेंटेशन। ठीक, तो ये जायगो और अच्छा, जायगोमॉर्फिक का एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। आप मटर है, सैम है, इसके फ्लावर को कभी ध्यान से देख लेना। सैम, मटर इस मौसम में मिल जाएंगे, आराम से देख लेना। जैसे ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है ना, ऐसे वैक्सिलरी एस्टिवेशन अपन पढ़ चुके हैं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, तो इसे सिर्फ आप इसी एक्सिस से दो भागों में बांट सकते हो, बाकी किसी से नहीं बांट सकते हो। तो इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं ना। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इन सब में, खासतौर से इनमें मटर में, सैम में ये चीज हमें देखने को मिलती है। हालांकि इसमें तुलसी भी आती है। कौन? तुलसी भी याद रखना, तुलसी है, सालविया है, ये जाइगोमॉर्फिक
रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ओके, ऐसे। अब हम हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस इसके बेसिस पर स्टडी करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो जायांग की पुष्पासन पर अन्य पुष्प भागों की व्यवस्था के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, आप एक चीज और याद रखना, असममितीय पुष्प भी होते हैं ना। एक चीज खास तौर से आप लिख लेना इससे पहले, असममितीय पुष्प, एसिमेट्रिक, असममितीय, फ्लावर, है ना। इसका उदाहरण है कैना एंड लार्क स्पर। इसका मतलब है कि आप किसी भी अक्ष से इन्हें काटो, जैसे अमीबा है और भी हैं, सिरेंट्रेटा में कई सदस्य हैं। आप समान तो भागों में इन्हें नहीं बांट सकते, ठीक है। तो इन्हें असममितीय पुष्प कहते हैं। जैसे मैं लार्क स्पर का डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा है, ऐसे। अपने मॉड्यूल में है डायग्राम ये। तो ये फ्लावर ऑफ लार्क स्पर। इसे आप किसी भी अक्ष से काटोगे समान दो भागों में ये नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो ये असममितीय पुष्प भी होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, हाइपोगाइनस मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, इसे हिंदी में कहते हैं अधो जायांगी पुष्प, ठीक। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो, मतलब नीचे, अधो। और गायनस का मतलब जायांग। तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है, देखो यहां ध्यान देना, ध्यान इस बात का देना कि हम पुष्प नहीं देख सकते लेकिन फल तो देख सकते हैं। और इवन हम चारों तरफ अपने इन फ्रूट्स को देखते हुए फ्रूट्स के आधार पर इसमें चीज़ों को समझें, है ना। इसका बैगन, ब्रिंजल एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है ना। तो उसके आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, क्यों? क्योंकि पुष्प के जो अंग होते हैं वो जायांग के नीचे होते हैं, अधो जायांगी, है ना। तो कह सकते हैं इसमें अंडाशय, ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती, सुपीरियर,
सुपीरियर होती है, सुपीरियर है। ठीक। पुष्प के अंग, पुष्प अंग, जायांग पुष्प अंग, पुष्पासन पर जायांग के नीचे स्थित होते हैं, नीचे स्थित होते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण कौन है? बैंगन, बैगन, बैगन का मतलब हो गया सोलेनेसी। ठीक। फैमिली के बेसिस पर इसका मतलब है नॉट ओनली बैगन, सोलेनेसी जितने भी आते हैं उनमें सब में यही पोजीशन होगी। सरसों, सरसों का मतलब क्या होगा? ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी। और फिर एक एग्जाम्पल है आपका इसमें गुड़हल, मतलब मालवेसी। क्लियर? तो ऐसे। और लिलिएसी, कौन? लिली, लिलिएसी। आपके जो एनसीईआरटी में चारों फैमिली हैं वो उन सब में सुपीरियर हाइपोगाइनस है ना। और एक और ले लो, मटर, फाबेसी। लो भाई, आपके कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल सामने आ गए। अब इसका मामला होता क्या है? देखो, इसमें जो ओवरी थैलेमस है वो इस तरीके से उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ होता है। और ऊपर होने से क्या है कि इसका जो जायांग है वो कहीं ना कहीं अपर साइड में अरेंज हो जाता है। अब इसके जो बाकी अंग हैं वो इसके नीचे से विकसित होते हैं, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। देन अब इसका ऐसे ये यहाँ व्यवस्थित है। ठीक, ऐसे। समझ गए? अब आप देखो, मेन चीज ये है कि यहाँ जो गायनोशियम की लोकेशन है वो ऊपर है और पुष्प के अंग जो हैं वो नीचे। तो ओवरी कैसी है? ओवरी सुपीरियर। ठीक। और इस वजह से फल कहाँ बनेगा? फल किससे बनता है? इतने हिस्से से बनता है। तो फल आगे की तरफ बनेगा। जैसे आप उसको ले लो, बैगन को। ठीक। ऐसे ये है बैगन। अब इस बैगन में आप देख रहे हो कि ये फ्रूट है ना। तो ये जो हिस्सा देखते हो ना, ये क्या है? कैलिक्स। तो कैलिक्स नीचे की तरफ हुआ क्योंकि ये पुष्पासन है ना। तो ये पुष्प बनत रहा होगा तभी फल बनत बना है। तो ये है फ्रूट। ठीक, ऐसे। अब गुड़हल ये है, तो हम भिंडी के रेस्पेक्ट में समझ लेते हैं। भिंडी आपने देखी होगी, है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से। ओके। अब ये क्या है? ऐसे, इन्हें कहते हैं एपिकैलिक्स। कभी ताजी भिंडी देखी हो तो ये चले आते हैं, कैलिक्स के ऊपर के भाग है। और ये है फ्रूट। फ्रूट आगे क्यों है? क्योंकि ओवरी सुपीरियर। तो ये हो गया। ऐसी पोजीशन किस में होगी?
चाइना रोज में, तो लेडी फिंगर, भिंडी कह दो, भिंडी या फिर गुड़हल। और ये कौन है? बैगन, सोलनेशी होगी। ये तो हम लिख चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज ये, सरसों में ऐसे आपको नजर नहीं आएगा। तो ये है एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी हिस्से से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, वो है आपका एपी एंड पेरिगाइनस। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी बिल्कुल समझ के आपको करना है। क्लियर? आप इसे बना लें, लिख लें। ओके, थैंक यू।